नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में जो अपनी एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है कक्षा 11 की, उसकी सेकंड क्लास है। तो पहली क्लास में हमने समाजशास्त्र के बारे में पढ़ा, उसकी उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में पढ़ा। आज इस क्लास में हम मौलिक जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी विषय में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो उस सब्जेक्ट की रीड होती है। सबसे महत्वपूर्ण है जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट मौलिक अवधारणाओं को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, उसका सब्जेक्ट है अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आज इस क्लास में हम मूलभूत अवधारणाएं हैं जैसे कि सामाजिक समूह है, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक नियंत्रण, परिस्थितियां एवं भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पूरी की पूरी क्लास है वो एनसीईआरटी बेस रखी है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझ विकसित होगी और इसी उद्देश्य से ये क्लास है वो है अपनी, और इसी उद्देश्य से एनसीईआरटी लिखी गई है। तो पहले हम ये चर्चा करते हैं कि ये जो विशेष शब्दावली है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि दुनिया में जितने भी समाज है, जितनी लैंग्वेज है, सब में किसी शब्दावली का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अगर भिन्न भिन्न अर्थ लगाएंगे तो फिर कोई भी बात है वो नहीं बनेगी। हम जो यहाँ रिसर्च कर रहे हैं दूसरे देश को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए समान अर्थ निकले, जो मैं कुछ बोल रहा हूँ वही आप समझे, इसके लिए समान अर्थ निकालना जरूरी होता है। इसलिए विशेष शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं स्थिति। एक स्थिति हम जानते हैं कि व्यक्ति की क्या स्थिति है, लेकिन हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, पर। तो ये क्या हो गया, विशेष शब्दावली बन गई। तो ये कोई बड़ा इसका उद्देश्य नहीं है, इतना सही है कि समान अर्थ समझा जा सके। तो सबसे पहले हम सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे कि सामाजिक समूह क्या है, कितने प्रकार के हैं, ये कैसे बनते हैं और समाज में इनका क्या योगदान है। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे ही है ये, उससे मैं कुछ चीज़ें मैंने ऐड की है ताकि कंपटीशन के हिसाब से ये क्लासें तैयार हो सके। बाकी पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी का उद्देश्य था उसी को ध्यान में रख के ये मैं क्लासें ले रहा हूँ, और जो इसमें जो लैंग्वेज है वो आसान होगी। जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी लैंग्वेज टफ होती है, इसलिए हर किसी के समझ में नहीं आती है, लेकिन ये आसान लैंग्वेज में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, मनुष्य हमेशा समाज में रहता है। अब हम समाज को नहीं देख पाते हैं, समाज कहाँ है हम नहीं देख पाते हैं। हम किसको देखते हैं, हम समूह को देखते हैं। हम लोगों के आपस में जो मिलजुल कर रहते हैं उस समूह को देखते हैं। तो समाज को नहीं देख सकते, हम समूह को देख सकते हैं। तो समूह ही समाज की एक वास्तविक अवधारणा है। मनुष्य हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। इसीलिए अरस्तु ने क्या कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो हमेशा समूह में रहना पसंद करता है। और ये स्वाभाविक सी बात है, हम कभी अकेले होते हैं ना तो 2 घंटे में बोर हो जाते हैं, हम चाहते हैं किसी का साथ हमें मिले, हम ग्रुप में रहना चाहते हैं। और जब हम अपने ग्रुप में रहते हैं, चाहे वो परिवार का ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, तो हम बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित रहते हैं। परिभाषा क्या है, ये परिभाषा ओकब्रन एवं निमकॉम के द्वारा दी गई है। वैसे एनसीईआरटी में परिभाषाएं बहुत कम दी गई है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि ये परिभाषा किनकी है। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग, नोट करना, जब 2 ग्रुप के लिए कितने जरूरी है, 2 लोग होना जरूरी है। 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करना यहाँ महत्वपूर्ण है। 2 लोग हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं तो क्या होगा, सामाजिक समूह नहीं बनेगा। समूह है और सामाजिक समूह में यही अंतर है। समूह है मतलब कोई भी 2 या अधिक चीजें एक साथ होगी तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये 2 बोतल है तो ये क्या है, एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया। लेकिन ये सामाजिक समूह नहीं है। इसी प्रकार से 2 व्यक्ति मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया नहीं करते हैं तो वो ग्रुप नहीं है। सामाजिक समूह के लिए जरूरी है एक दूसरे को प्रभावित करना। क्या करना, एक दूसरे को प्रभावित करना ही
सामाजिक समूह कहलाता है। ओकबर्न एवं निमकॉम की यह परिभाषा है, आप इसको नोट कर लें। तो इस प्रकार सामाजिक समूह के लिए जब मैं प्रभावित करने की बात कर रहा ना, यह है पारस्परिक जागरूकता, परस्पर एक दूसरे के प्रति जागरूकता है और समान लक्ष्य, क्या समान लक्ष्य होना जरूरी है। ये दो विशेषताएं किसने बताई है? ये गिडिन्स ने बताई है। किसने बताई है? परस्पर जागरूकता को सामाजिक समूह का अनिवार्य तत्व है। किसने माना? किसने माना? गिडिन्स ने माना। तो परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली है, ये सब क्या है? सामाजिक समूह के उदाहरण है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बस स्टैंड पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, बस स्टैंड पे बहुत सारे लोग हैं वो खड़े रहते हैं, तो वो क्या है? समूह नहीं है। जब तक वो परस्पर जागरूक नहीं होंगे या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, यहां एक नई अवधारणा उभर कर आती है, वो है अर्ध समूह। क्या होता है? अर्ध समूह। अर्ध समूह क्या होता है कि लोग इकट्ठा तो होते हैं लेकिन एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति पारस्परिक रूप से जागरूक नहीं है, लेकिन संभावना है। जैसे हम बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं, हम बैठे हैं सारे के सारे लोग, और किसी से पूछ लेते हैं भाई तुझे कहाँ जाना है, क्या करता है तू, मुझे भी बता दे। तो ये क्या हो गया? पहले ग्रुप नहीं, लेकिन फिर सामाजिक समूह का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे लोगों का संग्रह जो समान विशेषताएं लिए होते हैं, उनका उद्देश्य समान होता है, जो जिनके समूह बनने की प्रबल संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अर्ध समूह कहते हैं। जैसे कि बस स्टैंड पर एग्जाम में पूछा जाए कि बस स्टैंड पे जो भीड़ है वो किसका उदाहरण है? वो समूह का नहीं है, पूर्ण समूह नहीं है, वो क्या है? अर्ध समूह का। इसी प्रकार से समान आयु वर्ग जो होता है, समान लिंग है, एक वर्ग है, ये सब अर्ध समूह के एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है? संरचना या संगठन नहीं होता है, संरचना एवं संगठन का अभाव होता है। और जैसे ही संगठन आ जाता है, जैसे ब्राह्मण जाति है, लोग अलग अलग जगह फैले हुए हैं, तो वो क्या है? एक समूह, अर्ध समूह है, लेकिन वो एक संगठन बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक सामाजिक समूह बन जाएगा। तो समूह क्या हो गया? परस्पर जागरूकता समूह के लिए बहुत जरूरी है। अब है सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या है? तो सामाजिक समूह की विशेषता है कि इसमें निरंतरता होती है। जो बेसिक सामाजिक समूह है उसके लिए, वो समूह के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं कि जो तुरंत क्या होते हैं? तुरंत बनते हैं और बिखर जाते हैं। भीड़ कुछ ऐसे होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन जो एक बेसिक सामाजिक समूह के लिए बताया गया है कि एक अंत्यक्रिया वो है स्थायी होनी चाहिए, इससे सामाजिक समूह बनते हैं। विशेष तौर से प्राथमिक सामाजिक समूह। कौन से? प्राथमिक सामाजिक समूह। उनमें क्या होना चाहिए? निरंतरता और दीर्घकालीन अंत्यक्रिया होनी चाहिए, स्थिर प्रतिमान होने चाहिए, यानी जो मैं कह रहा हूं वही दूसरा समझना चाहिए। एक ब्रिटिश व्यक्ति होगा, एक इंडियन व्यक्ति होगा। कई बार हम बड़े शहरों में जाते हैं और हमें विदेशी मिलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं हम नहीं समझ पाते, हम क्या बोलते हैं वो नहीं समझ पाते। तो यानी उनके बीच जो प्रतिमान है वो भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से एक सी पहचान होती है, अपनत्व की भावना होती है, साझी रुचि होती है, समान मान के मूल्यों को अपनाना होता है, नियमित और बार बार अंत्यक्रिया होती है। तो ये सब सामाजिक समूह की विशेष तौर से जो गहरे सामाजिक समूह हैं उनकी विशेषता है। तो इस प्रकार से समूह का अर्थ निरंतर अंत्यक्रिया करने वाले व्यक्तियों से है जो समान रुचि और संस्कृति को साझा करते हैं। आगे है सामाजिक समूह के प्रकार। सामाजिक समूह है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सामाजिक समूह को कई आधारों पे बांटते हैं। जब भी प्रकार आए ना, प्रकार की बात आ जाए कि कितने प्रकार होते हैं, तो एक चीज नोट करना, प्रकारों के लिए आधार होना जरूरी है। किस आधार पे बात की जा रही है, किस आधार पे वर्गीकरण किया गया है? तो यहां पे पहला वर्गीकरण किया गया है वो घनिष्ठता के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? घनिष्ठता के आधार पर किया गया है समूहों का प्रकार। और ये इनकी पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्गीकरण किस पुस्तक में किया? सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 के अंदर।
सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909 के अंतर्गत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से समूह के 2 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार बताए गए हैं। जस्ट एक सेकंड में अभी आया। ठीक है, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम थी। आगे है कि प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? तो प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के छोटे समूह से, लोगों के छोटे समूह से है जो आमने सामने के घनिष्ठ, आमना सामना, घनिष्ठता तभी आती है जब आमना सामना होता है। ये परिभाषा उस टाइम दी गई थी जब मोबाइल नहीं था, जब मोबाइल नहीं था। तो थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर सकते हैं कि दूर बैठा व्यक्ति भी आमना सामना होना जरूरी नहीं है, पहले वो साथ रहे वो बाद में अलग चले जाते हैं तो भी घनिष्ठता है वो बनी रहती है। तो छोटे लोग, छोटा समूह जरूर होगा, घनिष्ठ मेल मिलाप होता है, सहयोग की तीव्र भावना होती है। तो इसे कुल्ले ने क्या कहा है? प्राथमिक समूह। क्या कहा है? प्राथमिक समूह कहा है। और CH कुल्ले ने 3 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए। प्राथमिक समूह के कितने प्रकार बताए? 3 का समूह, परिवार, पड़ोस और मित्रों का समूह। ये 3 प्रकार है वो प्राथमिक समूह के CH कुल्ले ने बताए हैं। नोट कर लेना। हो सकता है इसको क्रीड़ा समूह बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रीड़ा, प्ले ग्रुप। ठीक है। तो इनकी विशेषता क्या होगी? इनका आकार छोटा होगा, इनके संबंधों में घनिष्ठता होगी, इनके संबंधों में घनिष्ठता होगी, ये जीवन भर साथ रहते हैं, जीवन भर याद रहते हैं। ये किसी जीवन के एक पक्ष से संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि जीवन के समस्त पक्षों से। अपना जो गहरा मित्र होता है ना, वो अपने सामाजिक पक्ष के बारे में, अपने पारिवारिक पक्ष के बारे में, अपने नातेदारी के बारे में, सबके बारे में जानता है, वही प्राथमिक समूह होता है। सेकेंडरी, जब हम किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वो अपने परिवार के बारे में, अपने नातेदारी के बारे में, अपने सोशल बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता है। तो प्राथमिक समूह जीवन के सभी पक्षों से संबंधित होते हैं और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य अपना ज़्यादातर जीवन है वो इन्हीं में गुजारता है। पीजीटी बिहार के लिए बहुत उपयोगी है ये क्लास जो एनसीईआरटी की मैं करवा रहा हूँ। पीजीटी बिहार के लिए बहुत ज़्यादा, कोई भी पीजीटी एग्जाम है, +2 का एग्जाम होगा, उसमें +1 2 का ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहला हो गया। दूसरा है द्वितीयक समूह। दूसरा कौन सा है? द्वितीयक समूह। तो ये प्राथमिक समूह के विपरीत होते हैं। प्राथमिक समूह में घनिष्ठता होती है, द्वितीयक समूह में घनिष्ठता थोड़ी कम होती है। तो इनमें घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। वैसे एक है कि द्वितीयक समूह CH कुल्ले ने नहीं बताया, CH कुल्ले ने केवल प्राथमिक लोगों के लिए ही बताया था, प्राथमिक ग्रुप ही बताया था, लेकिन उसके विपरीत है वो, अपने आप सेकंड है वो मिल जाएगी। आगे है, ये जीवन के एक पक्ष से संबंधित होते हैं। द्वितीयक समूह क्या है? जीवन के एक पक्ष से संबंधित होते हैं। ये अपेक्षाकृत बड़े हो सकते हैं और इनमें जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध होते हैं अनौपचारिक होते हैं, इसमें औपचारिक होते हैं। इनमें संबंध है वो क्या होते हैं? अवैयक्तिक होते हैं। और प्राथमिक समूह में संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? वैयक्तिक होते हैं। ये दोनों के बीच में अंतर है। प्राथमिक समूह है वो व्यक्ति उन्मुख होते हैं। याद रखना, ये यहां से प्रश्न उठाते हैं और हम यहाँ क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट हो जाते हैं कि व्यक्ति उन्मुख क्या होता है। और सेकेंडरी है वो क्या होते हैं? लक्ष्य उन्मुख होते हैं। सेकेंडरी जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? लक्ष्य अनुमुख। जैसे ऑफिस में काम करते हो, सबका एक ही लक्ष्य है कि काम को करना, और वो लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको वहाँ से भगा देंगे। लेकिन प्राथमिक समूह में लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों का जीवन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि परिवार के अंदर होता है। तो जैसे विद्यालय, सरकारी कार्यालय, ये सब
हॉस्पिटल है या कहीं भी है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सेकेंडरी सोशल ग्रुप के एग्जाम्पल है। तो ये तो प्राथमिक और द्वितीय हो गया जो CH कुल्ले ने वर्गीकरण दिया था। दूसरा वर्गीकरण दिया है हम भावना के आधार पर। हम भावना के आधार पर समूह के 2 प्रकार बताए हैं। किसने बताए? समनर ने बताए। किसने बताए? समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज हिंदी में बोलते हैं इसको जनरीति, जनरीति में 2 प्रकार के समूह हैं वो बताए हैं। एक अंतः समूह है, दूसरा बाह्य समूह है। इसे कहते हैं हम समूह है और इसे कहते हैं वे समूह है। हम समूह है और वे समूह है या अंतः समूह है या कोई भी ग्रुप होता है, जैसे मेरा परिवार, उनका परिवार। तो जहां मेरा आ जाता है ना, वो क्या होता है? अंतः समूह होता है या हम समूह होता है। हमारा देश, हमारी क्लास, हमारा स्टेट। जैसे हम बात करेंगे कि मैं राजस्थान का, तो राजस्थान मेरे लिए अंतः समूह हो गया। वो हरियाणा वाले, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा? सेकेंड वे समूह हो जाएगा। तो ये बदलता रहता है, ये सापेक्षिक होता है। इसकी क्या प्रवृत्ति क्या होती है? सापेक्षिक होती है। जब हम तुलना करेंगे कि ये मेरा भारत देश है, तो भारत मेरे लिए अंतः ग्रुप हो जाएगा, और दूसरा कंट्री है कोई, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बाह्य समूह हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी प्रवृत्ति है वो बदलती रहती है स्थिति के हिसाब से। तो हम भावना अंतः समूह की प्रमुख पहचान है। इन्हें हम समूह के भी कहते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए वो बाह्य समूह हो जाता है। इसी प्रकार से बाह्य समूह वे होते हैं जो जिनके सदस्य अंतः समूह से संबंधित नहीं होते हैं। बाहरी कोई ग्रुप होता है उससे इनमें क्या है कि प्रतिकूल व्यवहार किया जाता है। नोट करना, जो बाह्य समूह होता है उसके प्रतिकूल। जब 2 गांवों की बात आती है, कई बार 2 गांवों में झगड़ा हो जाता है, तो एक गांव के व्यक्ति होते हैं हमारा गांव, और दूसरे गांव से वो प्रतिकूल व्यवहार करने लगता है। तो ये क्या है? इसमें प्रतिकूल व्यवहार करना पड़ता है। जो प्रवासी होते हैं, जो प्रवासी होते हैं, MN श्रीनिवास ने ये बात कही है कि जो प्रवासी होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? वो उनको बाह्य समूह माना जाता है, उनको 2ym दर्जे का नागरिक माना जाता है। तो इस प्रकार से इनमें हम की भावना नहीं होती है। आगे है समूहों के कुछ अन्य प्रकार हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है उनके लास्ट में मैं आंसर दूंगा। है जैसे कि संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह है, देखो यहाँ पे संदर्भ समूह से क्वेश्चन हो सकता है कोई डीपली पूछा जाए, लेकिन यहाँ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम चल रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आप +2 में आओगे तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इन क्लासों से एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे, और +2 की स्टार्ट करेंगे तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। संदर्भ समूह की सर्वप्रथम बात है वो हाइमन ने की थी, लेकिन समाज शास्त्र में मर्टन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। अब क्या है, अगर प्रश्न आए कि सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? हाइमेन ने की, और विस्तृत व्याख्या किसने की? मर्टन ने की। इन्होंने साइकोलॉजी में प्रयोग किया था, इन्होंने समाजशास्त्र में इसका प्रयोग किया। तो संदर्भ समूह क्या होता है? वे समूह होते हैं जिनके हम सदस्य नहीं हैं लेकिन सदस्य बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उस पीजीटी ग्रुप के सदस्य बनना चाहते हैं, हो नहीं, तो ये जो किसी समूह का सदस्य बनने की जो आकांक्षा होती है वो क्या होता है? उसे संदर्भ समूह कहते हैं। सदस्य बनने की आकांक्षा रखते हैं, वह संदर्भ समूह कहलाता है हमारा। जैसे कोई विद्यार्थी है वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, तो ये शिक्षक का कोई ग्रुप होगा तो वो उनके लिए संदर्भ समूह हो जाएगा। उनको अपना आदर्श मानने लगता है और उनके जैसे ही पहले से व्यवहार करने लगता है। संदर्भ समूह और जो जिस व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, आप किसी व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं, किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो वो क्या है? संदर्भ व्यक्ति होता है। जिसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं वो अपने लिए संदर्भ व्यक्ति मानता है। आगे है समवयस्क समूह। समवयस्क समूह
समवयस्क, वयस्क का मतलब आयु से होता है, वयस्क का संबंध किससे होता है? आयु से होता है। तो जो एक प्रकार की आयु के होते हैं, लोग समान आयु के होते हैं, वो सब जैसे मित्र मंडली होते हैं या विद्यार्थी होता है, वो क्या है? समवयस्क समूह होता है। और जीवन में इन प्राथमिक समूहों और इन समवयस्क साथियों का बहुत बड़ा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। आगे है समुदाय। एक ये एग्जाम नई अवधारणा ही है जिसका छोटा सा एड इसमें किया गया है। समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी से तात्पर्य होता है एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है, एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह समुदाय कहलाता है। तो ये वो मानवीय संबंध है जिनमें घनिष्ठता होती है। समुदाय के अंदर क्या होता है? जब एक ही सामुदायिक भावना उसमें उभर कर आती है, बचपन से लेकर हम जवानी तक उस समूह में रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है? वहाँ पे अपने घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं। वहाँ पे जो हमारा संबंध होता है वो स्थायी हो जाता है। हम जन्मभूमि को कभी नहीं भूलते। कर्म भूमि बदलती रहती है लेकिन जन्मभूमि नहीं बदलती है। संबंध है वो अधिक व्यक्तिक होंगे। कोई गांव से आता है तो गांव में जाता है तो उसे अपनापन महसूस होता है, या कोई नगर में रहता है और अगर अपने मोहल्ले में जाता है तो उसे अपनापन लगता है। वो गलियां, वो लोग, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अपने लगते हैं। ये समुदाय की विशेषता होती है और सबसे बड़ी देन भी होती है। तो ये क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नगरीय ग्रामीण समुदाय, तो ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर होता है कृषि का, कृषि का, व्यवसाय। मुख्य अंतर क्या होता है? गांव और नगर के अंदर मुख्य अंतर किस चीज का होता है? व्यवसाय का होता है। गांव वो होता है जहां पर अधिकतर लोग, लगभग 3/4 लोग कृषि कार्य करते हैं या अन्य प्राथमिक कार्य, केवल कृषि नहीं, अन्य प्राथमिक, जैसे कि मछली पालन है या मधुमक्खी पालन है या और कुछ भी हो सकता है, कुटीर उद्योग भी हो सकते हैं। तो जहाँ की अधिकतर आबादी प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो वो ग्रामीण है, और जहाँ की अधिकतर आबादी नगरीय या द्वितीयक या तृतीयक कार्य करती है तो वो नगरीय होता है। ये मुख्य अंतर है व्यवसाय का। और जनजातीय समुदाय ही समुदाय की वास्तविक परिभाषा को वो क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जनजातीय समुदाय, समुदाय की जो समस्त विशेषताएं होती है ना, वो कहाँ मिलेगी? जनजातीय समुदाय में मिलेगी। नगरों में जैसे जैसे जाएंगे सामुदायिक भावना कम हो जाएगी। और एक जगह तो ये भी लिखा होता है कि समाप्ति ही हो जाती है, यानी जो समाज है या जो नगरीय समाज है वो समुदाय के विपरीत गुणों को लिए हुए होता है। तो ये तो देखो अपना सामाजिक समूह का टॉपिक हुआ है। और अब है सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है? स्तर। ये क्या है? स्तर, यानी जहां पे लोग एक ही स्तर पे नहीं होता है। ये जो शब्दावली है वो कहां से ली गई है? ये शब्दावली भूगर्भ शास्त्र से ली गई है। किससे ली गई है? भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी या भूगोल भी कह सकते हैं। अगर भूगर्भ शास्त्र नहीं आए, भूगोल से आए तो भी लिख सकते हैं। ये भूगोल से, जियोग्राफी से ये ली गई है। जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो चट्टान होती है, तो हमने पढ़ा है ना 11वीं 12वीं में, चट्टान होती है, पहले ये चट्टान होती है, दूसरी ये होती है। इस प्रकार से मिट्टी के कई परतें होती है। तो उसी के आधार से समाज के अंदर जितने लोग होते हैं वो कई स्तरों पे रहते हैं। जैसे भारत में जाति व्यवस्था है तो सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण माने जाते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये क्या हो गए? स्तर विभक्त हो गए। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, दास, और इस प्रकार से। तो इस प्रकार सभी लोग समान नहीं है। इनके बीच में संरचनात्मक असमानता होती है। याद रखना, संरचनात्मक। देखो असमान क्या होता है? कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं, तो वो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है। उसके आधार पे हम भेदभाव नहीं करते हैं या असमानता की बात नहीं करते हैं।
सामाजिक स्तरीकरण में क्या होता है, संरचनात्मक असमानता होती है, एक सिस्टमेटिक सामाजिक व्यवस्था ही उसके आधार पर डिपेंड हो जाती है, तो उसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। परिभाषा देखें तो सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्चता और निम्नता के क्रम में, व्यक्तियों को किसी सामाजिक व्यवस्था में उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे सामाजिक स्तरीकरण करते हैं। ये परिभाषा किनकी है, ये पार्सन्स की, ये परिभाषा किनकी है, पार्सन्स की ये परिभाषा है। तो कई स्तर होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनमें उच्चता और निम्नता का क्रम है वो होना चाहिए। अब सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या है, हम किस आधार पर लोगों को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में बांटते हैं। तो बोटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के कुल 4 स्वरूप बताए। बोटोमोर ने कितने स्वरूप बताए, 4 स्वरूप बताए बड़े बड़े, कि आज तक के इतिहास को अगर हम सामाजिक व्यवस्थाओं को देखें, जितने भी समाज हुए हैं उनमें 4 प्रकार से ये लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। पहला है जाति, पहला जाति। भारत के बारे में कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, लोग इसे छोड़ना चाहते हैं, संविधान इसे छोड़ना चाहता है, क्योंकि जाति क्या है, असमानता उत्पन्न करती है। क्या करती है, असमानता उत्पन्न करती है। इसका जितने जल्दी विनाश हो जाए उतना ही ठीक है, लेकिन राजनीति इस जाति को जाने देगी नहीं। तो जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, जिसकी सदस्यता जन्म से ही जाति तय हो जाती है और धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती, क्योंकि जो जन्मजात होता है वो बदलता नहीं है। तो अपनी ही जाति में विवाह किया जाता है। तो इस 2 विशेषताओं के कारण, एक तो अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना, फिर उनसे जो संतानें उत्पन्न होगी वो भी उसी जाति में होगी, तो इस कारण से जाति है वो चिरस्थायी बनी हुई है। और ये केवल और केवल जाति व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण केवल और केवल भारतीय उपमहाद्वीप या हिंदू धर्म है जहां जहां, या हिंदू धर्म का जहां जहां प्रसार है वहां ये जाति व्यवस्था है। तो इसलिए जाति व्यवस्था को भारत की अद्वितीय, यानी इसके जैसी दुनिया में कहीं व्यवस्था नहीं है, तो अद्वितीय या विशिष्ट व्यवस्था माना जाता है। तो जाति के आधार पे हिंदू धर्म में लोगों को 4 सत्रों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके जो सिद्धांत है वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। एक पंचम श्रेणी भी होती है जो कहते हैं ना जाति से बहिष्कृत कर दिया, जो बाह्य लोग होते हैं, एक ऐसी लोग होते हैं जिनको जाति व्यवस्था से बाहर ही कर दिया गया, सबसे निकृष्ट श्रेणी उनकी मानी जाती है, उनको बाह्य जातियां भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 वर्गीकरण हो गए। अब है कि जाति की विशेषताएं क्या है, जाति की विशेषताएं क्या है। जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं बताई। कितनी विशेषताएं बताई, 6 विशेषताएं बताई। उनमें से ये विशेषता नहीं बताई थी, नोट कर लेना, जाति की 6 विशेषताएं हैं वो बताई थी जीएस घुरिये ने, लेकिन जन्मजात सदस्यता होती है ये नहीं बताई थी। उनका बता दूं मैं कि समाज का खंडात्मक विभाजन है, इनमें उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है, इस प्रकार की अन्य विशेषताएं, जैसे कि जाति है वो अपनी ही जाति के अंदर विवाह करती है। कुछ जातियों को विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कि मंदिर का पुजारी एक विशेष जाति का ही हो सकता है, कुछ पे विशेष निर्योग्यताएं होती है, खान पान संबंधी नियम होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ नियम है वो पाए जाते हैं, विशेषताएं हैं ये जाति की। दूसरी बात है वर्ग। दूसरी जो स्तरीकरण का आधार है वो क्या है, वर्ग। तो वर्ग जन्मजात नहीं होता है, वर्ग है वो आर्थिक या व्यवसाय के आधार पर विभाजित होता है। किसके, समान व्यवसाय या समान आर्थिक परिस्थिति। वर्ग की विशेषता क्या होती, वर्ग कैसे बनते हैं, समान व्यवसाय या समान आर्थिक
परिस्थिति वाले व्यक्तियों को हम एक सामाजिक वर्ग कहते हैं। समान परिस्थिति होना जरूरी है और इसका आधार क्या होता है? आर्थिक होता है। आर्थिक जरूर होता है, लेकिन कई बार आर्थिक भी नहीं होता है। केवल आर्थिक से काम नहीं चलता है, मोहल्ला भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत उच्च है, लेकिन वो भिखारियों के साथ रहता है, तो वो उच्च वर्ग में नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है? केवल आर्थिक ही नहीं होती है, आर्थिक के साथ साथ मैक्स वेबर ने प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति को भी महत्वपूर्ण माना है कि प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए और राजनीतिक शक्ति भी आधार पर हम किसी सामाजिक वर्ग में ले सकते हैं। और इसे इन्होंने एक नाम दिया है जीवन अवसर, जो समान मूल्यों का पालन करते हैं वो एक वर्ग में आते हैं, ऐसा मैक्स वेबर ने कहा है। परिस्थिति सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और वर्ग है वो कितने भागों में विभाजित होता है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तो ये तो जानते हैं आप। तो ये तो आज वर्तमान में विद्यमान है। वर्तमान में भारत के अंदर जाति और पूरी दुनिया के अंदर वर्ग आधारित सामाजिक स्त्रीकरण है। धीरे धीरे भारत में भी वर्ग आधारित सामाजिक स्त्रीकरण आ रहा है। अब दो व्यवस्थाएं और है, एक स्टेट या जागीर व्यवस्था। स्टेट या जागीर व्यवस्था ये मध्यकालीन यूरोपीय समाज की विशेषता है। इसमें 3 प्रकार के वर्ग हुआ करते थे। भारत के अंदर भी जो सामंती काल था उसमें भी राजाओं के समय भी ये 3 वर्ग हुआ करते थे, लेकिन मुख्य रूप से ये यूरोपीय, मध्यकालीन यूरोपीय है। तो इसमें क्या थे? 3 वर्ग थे, एक राजा, पादरी और सामान्य वर्ग। तो ये दोनों सुविधा संपन्न थे। क्या थे? सुविधा संपन्न वर्ग थे। और इनके पास जो सामान्य जनता थी, मजदूर थे, किसान थे, इसमें आते थे। ये क्या थे? सुविधा विहीन थे। क्या थे? सुविधा विहीन थे, इनके पास सुविधाएं नहीं थी। तो 3 वर्ग, राजा, पादरी और सामान्य वर्ग। तो ये मध्यकाल की व्यवस्था है। अगर उससे भी पहले चले, प्राचीन काल के अंदर दास व्यवस्था होती थी। क्या होती थी? दास व्यवस्था होती थी। तो ये जो प्राचीन ग्रीस और रोम थे, प्राचीन ग्रीस और रोम या प्राचीन और भी समाज है आदिम के बाद, और 18वीं और 19वीं शताब्दी में अमेरिका के अंदर जो दक्षिण राज्य थे उनमें दास थे। हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि भारत से भी लोगों को दास बनाकर, बंधुआ मजदूर बनाकर विदेशों में ले जाते थे, उनसे काम करवाते थे। और दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वेस्ट इंडीज में हम देखते ना, शिव नारायण चंद्रपौल, सरवण, भारत के जैसे नाम है, तो वो क्या भारत के लोग थे जिनको दास बनाकर वहां पे ले जाया गया था। एक देश है मॉरिशस, मॉरिशस एक देश है, वहां पर हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा है। यानी भारतीयों की आबादी, भारतीय मूल के लोगों की आबादी 50% से भी ज्यादा है, क्योंकि उस समय पहले 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत से लोगों को वहां पे दास बनाकर ले जाया गया था। तो इसमें 2 वर्ग थे, एक स्वामी जिनके पास सुविधाएं होती थी और एक दास। तो सामाजिक सत्रीकरण क्यों हुआ? क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि सब लोग बराबर हों, कोई उच्च ना कोई निम्न हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाए, कोई छुआछूत नहीं किया जाए, सब समान हो? लेकिन दुनिया के अंदर एक भी ऐसा समाज नहीं है जो सत्रीकरण विहीन हो, जिसमें स्तरीकरण ना पाया जाता हो, उच्चता एवं निम्नता का क्रम नहीं पाया जाता हो। तो इसका एक सिद्धांत है प्रकार्यवादी सिद्धांत। प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या कहता है कि जो उच्च पद अधिक योग्य लोगों को दिए जाते हैं और उस वजह से उनका स्तर अच्छा हो जाता है, जो निम्न पद होते हैं वो कम योग्य व्यक्तियों को दिए जाते हैं, उनका पद है वो निम्न हो जाता है। अब है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण
भी एक मूल रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट है और सबसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण जरूरी है। इसके बगैर कोई भी समाज सक्सेस नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। अगर इसके अभाव में अराजकता फैल जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत है, वो सही मायनों में उभर कर आ जाएगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज के लाभ की बजाय अपने व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस वजह से वो सामाजिक नियमों को तोड़ने का प्रयास करता है। अब सामाजिक व्यवस्थाओं को ना तोड़े, इसके लिए कुछ नियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कुछ नियम बनाते हैं। जो भी व्यक्ति इन सामाजिक नियमों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, उनको फिर दंडित किया जाता है, ताकि व्यवस्था है वो भंग ना हो। तो इन नियमों को ही सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। मैकियावर पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहे। तो ये मैकियावर की परिभाषा है। सामाजिक नियंत्रण के बहुत सारे प्रकार हैं। हम यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार के नियंत्रण की बात करेंगे। औपचारिक, फॉर्मल कंट्रोल। तो औपचारिक नियंत्रण क्या होते हैं? लिखित होते हैं। क्या होते हैं? लिखित नियम और कानून होते हैं। वर्तमान के अंदर राज्य, कानून, पुलिस आदि के द्वारा जो नियंत्रण रखा जाता है, नियम बनाए जाते हैं, वो औपचारिक नियंत्रण होता है। इसमें बल प्रयोग भी हो सकता है। तो आधुनिक समाजों में, जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, उनमें औपचारिक नियंत्रण होता है। दूसरा है अनौपचारिक नियंत्रण। क्या है? अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण जो लिखित नहीं होता है, अलिखित होता है। जो रीति रिवाजों, परंपराओं, धर्म, इनके द्वारा लागू किया जाता है। इसमें बल प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सामाजिक रूप से व्यक्ति को प्रताड़ित या दंडित किया जाता है, उसका हंसी मजाक उड़ाया जाता है, उसको कोई और भी साधन है जैसे जाति बहिष्कृत कर देना, उसका हुक्का पानी बंद कर देना, इस प्रकार से उनको दंडित किया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण है वो सकारात्मक भी हो सकता है। जो अच्छा कार्य करते हैं उनके लिए पुरस्कृत भी किया जा सकता है, प्रशंसा की जाती है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। और नकारात्मक भी हो सकता है, अनुशास्ति जिसे कहते हैं, दंडित भी किया जाता है, तो वो नकारात्मक होता है। अब है परिस्थितियों भूमिका। परिस्थिति तो हम समाज में रहते हैं और हमारा कोई ना कोई पद है। अभी आप एक स्टूडेंट हो, आप किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पुत्री या किसी के माँ बाप हो भी हो सकते हैं। तो ये कोई ना कोई पद होता है, ये बदलता रहता है। प्रत्येक स्थिति के अंदर परिस्थिति बदल जाती है। विद्यार्थी स्कूल में आते हो विद्यार्थी बन जाते हो, बाजार में जाते हो ग्राहक बन जाते हो, घर पे जाते हो बेटा बेटी भाई बहन बन जाते हो। तो ये परिस्थिति है वो बदलती रहती है। यानी समाज के अंदर जो भी पद है उस समय, उस स्थिति में वही परिस्थिति कहलाती है। लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में विशेष में किसी समय विशेष में एक व्यक्ति का जो पद होता है, स्थान होता है, वही उस व्यक्ति की परिस्थिति होती है। और परिस्थिति के अंदर क्या होता है? कुछ अधिकार भी होते हैं और कुछ कर्तव्य भी होते हैं। एक पिता होने के नाते या पुत्र होने के नाते उसके कुछ अधिकार होते हैं और कुछ कर्तव्य भी शामिल होते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं वो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो निरंतर बदलती रहती है। आप छोटे होते हो तो बेटे होते हो, बेटे होने के बाद शादी हो जाती है तो पति पत्नी हो जाते हो, और पति पत्नी होने के बाद बच्चे हो जाते हैं तो माता या पिता बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं परिस्थिति कर्म। क्या कहते हैं? परिस्थिति कर्म। अब है परिस्थिति। देखो परिस्थिति को जो वर्गीकरण किया गया है या परिस्थिति के बारे में जो विस्तार से चर्चा की गई है वो किसके द्वारा की गई है? लिंटन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? लिंटन के द्वारा। समाजशास्त्र में राल्फ लिंटन ने परिस्थिति और भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की और परिस्थिति के 2 प्रकार बताए, एक प्रदत्त परिस्थिति और एक अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो जन्म से ही निश्चित होती है, जिसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़े, अपने आप मिल जाए, वो प्रदत्त परिस्थिति होती है। अब
अर्जित परिस्थिति क्या होती है? जो स्वत नहीं मिलती, अपने आप नहीं मिलती है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अभी आप किसी के पुत्र हो, किसी की पुत्री हो, तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आप किसी के भाई हो, बहन हो, आपका कोई रोल नहीं है। ये सब क्या है? प्रदत्त परिस्थिति है, जिसके लिए अपने को कुछ करना पड़े तो वो क्या होती है? अर्जित परिस्थिति होती है। तो ये प्रदत्त परिस्थिति है, वो प्राचीन समाजों में, सरल समाजों की विशेषता है, और जो अर्जित परिस्थिति होती है वो आधुनिक और पश्चिम समाजों की विशेषता है। जैसे डॉक्टर बने तो वो प्रदत्त है। अब एक चीज और होती है, पति या पत्नी। पति या पत्नी प्रदत्त परिस्थिति जैसे लगते हैं। पति क्या है? प्रदत्त है या अर्जित है? तो अब देखने में तो लगता है कि पति है वो प्रदत्त है, पिता पुत्र भाई बहन ये सब है, लेकिन पति या पत्नी बनना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। कई तो बेचारे बन भी नहीं पाते हैं। तो जिनके लिए प्रयास करना पड़े वह अर्जित परिस्थिति है। भूमिका क्या होती है? प्रत्येक परिस्थिति के साथ कुछ अधिकार एवं कर्तव्य जुड़े होते हैं, तो उन अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्यवस्था को भूमिका कहते हैं। पति या पुत्र कुछ भी है, कोई भी पद है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बेटा होता है, उसको बहुत सारे कर्तव्य तो निभाने पड़ते हैं और कुछ उसको अधिकार भी मिलते हैं। किंग्सले डेविस ने कहा कि भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुरूप की गई क्रिया है। व्यक्ति का जो पद होता है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी क्रिया की जाती है वो सब क्या है? भूमिका है। तो इसी प्रकार से दो भूमिकाएं एक साथ आ जाती है और दोनों के अंदर विरोधाभास होता है, दोनों के अंदर विरोधाभास होता है, तब उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष कहते हैं। जैसे कि एक मित्र ने कहा कि आज 5 बजे फिल्म देखने चलेंगे, और पिता कहता है कि आज 5 बजे हम किसी काम से चलेंगे। तो अब पुत्र है वो क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया कि मित्र की बात मानने या पिता की बात माने, और दोनों है एक साथ नहीं निभाई जा सकती। इसी प्रकार से कोई बॉस है, वो कहता है कि आज 7 बजे मीटिंग है, और पत्नी भी बोलती है कि 7 बजे आज डिनर पे चलेंगे। तो वो कंफ्यूज है कि डिनर पे जाए या पत्नी की बात माने या बॉस की बात माने। तो ये क्या है? भूमिका संघर्ष होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाता है। इनमें 2 चीजें और होती है, एक प्रतिष्ठा और सम्मान। क्या है? प्रतिष्ठा। प्रत्येक परिस्थिति की प्रतिष्ठा है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक परिस्थिति की प्रतिष्ठा अलग अलग होती है। एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, वकील की अलग होती है, एक मजदूर की अलग होती है, सबकी अलग अलग प्रतिष्ठा होती है। तो प्रतिष्ठा किससे जुड़ी हुई है? पद से जुड़ी हुई है। और इसके साथ एक शब्दावली और होती है, सम्मान। सम्मान समान प्रतिष्ठा से नहीं जुड़ी हुई है। अगर एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो लोग उसकी प्रतिष्ठा तो बहुत है लेकिन उसका सम्मान नहीं करते हैं। एक शिक्षक है जो बहुत उसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन वो अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता है, तो उसका सम्मान नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरीके से निभाता है तो उसे अधिक सम्मान दिया जाता है। आगे है बहुभूमिका। तो एक व्यक्ति को अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती है। जैसे एक महिला पत्नी भी होती है, माँ भी होती है, बहू भी होती है, बहन भी होती है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? बहुभूमिका के। बहुभूमिका, बहुल भूमिका है ये। और एक होता है भूमिका पुंज और रोल सेट। रोल सेट और बहुभूमिकाओं में अंतर है, याद रखना। यहां से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एक महिला है वो माँ है, वो किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। ये सब अलग अलग परिस्थिति है, ये अलग अलग परिस्थिति है। लेकिन जब एक जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर मरीज के साथ व्यवहार करेगा तो भी वो क्या रहेगा? डॉक्टर ही रहेगा। कंपाउंडर के साथ व्यवहार करेगा तो भी डॉक्टर ही रहेगा। कोई प्रशासनिक अधिकारी आता है उसके साथ व्यवहार करेगा तो डॉक्टरी कहते। यानी एक परिस्थिति के साथ अनेक भूमिका होती है, तो उसे क्या कहते हैं? रोल सेट कहते हैं, भूमिका पुंज कहते हैं।
और बहुभूमिका में एक परिस्थिति एक भूमिका, अनेक परिस्थिति अनेक भूमिका होती है। बोटोमोर और रॉबर्ट निस्बेट की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस 1978 और एम.एन. श्रीनिवास की विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1996। तो ये आज की हमारी क्लास थी, यहीं समाप्त करते हैं। कल हम दोबारा इसी समय हाजिर होंगे। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।